नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 10 अक्टूबर 2022 और आज हम करेंगे 3 न्यूज का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट ब्रिज के बारे में जो कनेक्ट करता है रशिया और क्रीमियन पेनिनसुलर को। ये जीएस के सेकंड पेपर से संबंधित है, इंटरनेशनल अफेयर्स का टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे एक सुपर ऐप के बारे में, जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे डेलिमिनेशन ऑर्डर्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं, जीएस के थर्ड पेपर सेकंड पेपर से संबंधित है, पॉलिटी का टॉपिक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जिस ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे हैं ये रशिया को क्रीमियन पेनिनसुलर से जोड़ता है। ये एक रोड एवं रेल ब्रिज है जो कि डैमेज किया गया है एक पावरफुल ब्लास्ट के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है, रशिया अपनी जितनी भी सप्लाई है, क्रूशियल सप्लाईज, वो इसी ब्रिज से लेकर जाता है। अगर हम बात करें कि क्रीमिया और रशिया का लिंक क्या है, तो देखिए ये जो ब्रिज है ये 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये बनाया गया है कर्च स्टेट के ऊपर जो डायरेक्ट लिंक करता है एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रूप में रशिया और क्रीमियन पेनिनसुलर को। मॉस्को ने इसे यूक्रेन से कब्जाया था 2014 में। जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उनके लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये रहा था। इनकी ओपनिंग उन्होंने खुद की थी और ये उन्होंने इसका जो रोड ट्रैफिक है और एक बहुत ही फैन फेयर उन्होंने जुटाया था उस समय, क्योंकि उस समय वो खुद एक ट्रक ड्राइव कर ले गए थे इस ब्रिज पर, जो कि उन्होंने क्रॉस किया था। 2018 में इसकी ओपनिंग की गई थी। अब इसके अंदर एक सेपरेट रोडवे है और एक सेपरेट रेलवे है। ये जो ब्रिज है ये सपोर्टेड है कंक्रीट स्टिल्ट्स इन्हें कहते हैं, जो कि एक वाइडर स्पैन देता है स्टील आर्चेस को, ताकि जो शिप्स इसके नीचे से गुजरते हैं उन्हें एक अच्छा पैसेज मिल सके, क्योंकि ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को स्मॉलर एजोव सी से। इसके बारे में मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा। देखिए, ये है आपका कर्च ब्रिज, ये है आपका रशिया और ये है आपका क्रीमियन बॉर्डर जो कि यूक्रेन का पार्ट रहा था 2014 तक। अब ये है आपका जिस कर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका इधर ब्लैक सी। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये इस तरीके से इसकी टोटल लेंथ बनाई गई है 19 किलोमीटर की, ताकि जितने भी शिप्स जाते हैं उन्हें एक ईजी एक्सेस मिल सके। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली रिपोर्ट किया गया था कि इसे बनाने में 3.6 बिलियन डॉलर्स लगे थे और इसे जिस फर्म ने बनाया था वो बिलोंग करती है आर्केडी रोटनबर्ग को। ये एक बहुत क्लोज अलाय हैं पुतिन के और उनके फॉर्मर जूडो पार्टनर भी रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, देखिए ये जो ब्रिज है ये इस समय रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वॉर यूक्रेन में चल रहा है, जो इनकी एक तो सबसे पहली बात, इनकी जो ब्लैक शी फ्लीट है वो क्रीमियन पेनिनसुलर के इसी रीजन में है और उनके लिए सारी सप्लाई इसी ब्रिज से लेकर जाई जाती है। चाहे फ्यूल हो, फूड हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जो क्रीमिया के अंदर लेकर जाना है। इसी के साथ साथ जो इनके पोर्ट्स हैं जो कि सिवस्टोपोल में हैं, जो कि एक हिस्टोरिक बेस है इनके ब्लैक सी फ्लीट के लिए। इसी के साथ साथ अब आप देखिए, ये एक मेजर सप्लाई रूट है रशियन फोर्सेस का। जब से इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है, इसी रूट से जितने भी जो फूड सोर्सेज हैं या फिर वेपन्स हैं वो सभी इसी ब्रिज से लेकर जाए जा रहे हैं। जो साउथर्न मोस्ट यूक्रेन का रीजन है वो इन्होंने इसी ब्रिज के थ्रू सप्लाई पहुंचाकर कहीं ना कहीं कब्जा उस पर किया है। और अगर इनकी सप्लाई टूटती है तो ये रशियन फोर्सेस के लिए एक बहुत ही खतरे का संकेत और आप कह सकते हैं मुश्किल स्थिति बन सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ है आपका ज़पोरिज़िया प्रोविंस जो यूक्रेन में स्थित है और यूक्रेन के खेरसान रीजन जो इन्होंने अपने अंडर में रशिया ने किया हुआ है। बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, एलोन मस्क एक ऐसी ऐप बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा एवरीथिंग ऐप। इसका मतलब है ऐसी ऐप जिसके अंदर सब कुछ होगा। इस ऐप से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चाहे पेमेंट्स हो, शॉपिंग हो या फिर किसी और पर्पज़ के लिए भी आपको ऐप यूज़ करनी हो। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक सुपर ऐप की तरह है जो मैसिवली पॉपुलर है एशिया के अंदर, जिसके अंदर जो टेक कंपनीज हैं
ये एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही है उनके ऊपर एक ऐप का। अब ये इलोन मस्क इसको क्यों बनाना चाहते हैं और पर्टिकुलर इसका एक रीज़न क्या है? तो देखिए, जो सुपर ऐप है ये बेसिकली होता क्या है? सुपर ऐप का मतलब, जिसे इलोन मस्क एवरीथिंग ऐप कह रहे हैं, इसे बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है एक स्विस आर्मी नाइफ के तौर पर, जो मोबाइल ऐप्स के अंदर यूज़ होता है। जिसका मतलब है कि एक सूट है, सूट की सर्विसेज है, मतलब इसके अंदर आपको मैसेजिंग भी मिलेगी, सोशल नेटवर्क भी मिलेगा, पेमेंट्स एक्सेस भी मिलेगा और ई कॉमर्स की शॉपिंग भी मिलेगी। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि वन मैन शो, मतलब सिर्फ एक ऐप और सारे काम। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी ऐप आप यूज़ करना चाहते हैं। ये जो मेगा ऐप्स हैं ये एशिया के अंदर वाइडली यूज्ड हैं, अभी भी यूज़ की जा रही हैं। इनका जो मेन फॉर्म है वो है इंटरनेट का एक्सेस, और ये बेसिकली यूज़ की जाती है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। ये चीज़ बताई है स्कॉट गैलोवे ने, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं मार्केटिंग के, और ये एक को होस्ट हैं टेक पॉडकास्ट के जिसका नाम है पिवोट। लास्ट ईयर उन्होंने ये बात कही थी कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर ऐसी ऐप काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी की जा रही हैं। तो जो इलोन मस्क है वो सुपर ऐप क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, अब ये एक इक्विवेलेंट है सुपर ऐप, जैसे कि चाइना के अंदर, पर्टिकुलर एशिया के अंदर एक वी चैट एप्लीकेशन यूज़ होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वो एक वी चैट से सभी जो उनके काम हैं, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि अगर ये ट्विटर के अंदर कुछ और टूल्स और सर्विसेज ऐड कर दें तो एक लॉफ्टी ग्रोथ ये ट्विटर की इस कंपनी को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उसके थ्रू ही ये एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं। अब एवरीथिंग ऐप या फिर जो सुपर ऐप्स हैं, हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करें इन्हें बेहतर समझने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो बात की जाएगी वो की जाएगी, देखिए, चाइनीज़ सुपर ऐप की, जिसका नाम है वी चैट। इस वी चैट पर लगभग मंथली यूजेज की अगर हम बात करें तो 1 बिलियन लोग हर मंथ इसे कम से कम यूज़ करते हैं चाइना के अंदर, और वहाँ पर ये हर जगह पाई जाती है। ये चाइना की डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वहाँ के जो यूज़र्स हैं वो इससे टैक्सी भी बुला सकते हैं, वो अपने दोस्तों को पैसे भी भेज सकते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर्स पर पेमेंट्स भी कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली को भी पेमेंट्स कर सकते हैं। 2018 के अंदर कुछ चाइनीज़ सिटीज़ के अंदर इसकी टेस्टिंग हुई थी वी चैट की, ये क्लियर करने के लिए कि क्या हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी बना सकते हैं, ताकि जो कि कनेक्टेड रहेगा यूज़र्स के अकाउंट्स के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऐप से कितना बड़ा एक एक्सेस लिया जा रहा है पूरी जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, उसके बारे में। इसी के साथ साथ एक और ऐप है जो एक लीडिंग सुपर ऐप है साउथ ईस्ट एशिया की, जिसका नाम है ग्रैब। ये ऑफर करती है फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग के बारे में, अगर आपको ऑन डिमांड पैकेज डिलीवरी चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। चाइना की एक ऐप है जिसका नाम है अलीपे। अलीपे का मतलब है आप अलीबाबा ग्रुप से जुड़ी हुई होगी, बिल्कुल सही बात है। ये फाउंड की गई थी जैक मा के द्वारा। जैक मा ने अलीबाबा ग्रुप बनाया था। ये जो अलीपे उन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी उन्होंने फरवरी 2004 में। ये एक थर्ड पार्टी मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हांगजुआ रीजन में एस्टेब्लिश किया गया था चाइना के। ये बेसिकली ऑपरेट करता है अंट ग्रुप के साथ, जो कि एक एफिलिएटेड कंपनी है चाइनीज़ की अलीबाबा ग्रुप की। इसी के साथ साथ से काफ़ी ज़्यादा फेमस सुपर ऐप जो है इसका नाम है गोजैक। ये एक इंडोनेशियन ऑन डिमांड मल्टी सर्विस डिजिटल प्लेटफॉर्म है और एक फिनटेक पेमेंट सुपर ऐप है। बेसिकली 2010 में जकार्ता में एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कोरियर डिलीवरी और टू व्हीलर राइडर सर्विसेज अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें डायरेक्ट कंज्यूमर्स को उससे कनेक्ट किया जा सके। उसके बाद 2015 के अंदर इससे रिलेटेड एक ऐप लॉन्च की गई जिसमें 4 सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई। वो थी गो राइड, गो सेंड, गो शॉप और गो फूड की। उसके बाद इसे एक्सपेंड किया गया ओवर 20 सर्विसेज तक। 2021 में इसे मर्ज कर दिया गया है और ये बन चुकी है अब एक इंडोनेशियन यूनिकॉर्न, जिसे टोकोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। जिसे पहले डेकाकॉर्न गो कहा जाता था, अब इसे गोजैक टोकोपीडिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर डेलिमिटेशन ऑर्डर्स जो हैं वो नोटिफाई किए गए हैं ऑफिशियल गैजेटे में, और ये उनकी जो असेंबली है, ताकि उनकी असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको रीड्रॉ किया जा सके, अब ये एक्वायर किया गया है फोर्स ऑफ लॉ के अंदर, और ये नोटिफाई किया है इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को।
अब इसके अंदर बेसिकली की पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, प्रीवियसली इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनकी असेंबली की सीट्स हैं वो 107 से 114 कर दी गई थी। हालांकि ये चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनकी लीगल अथॉरिटी के अंदर नहीं है कि जो गवर्नमेंट है वो इसकी जो यहाँ पर सीट्स हैं वो नहीं बढ़ा सकती, उनकी लीगल अथॉरिटी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चैलेंज डाल दिया गया था। अब सेंट्रल ने डिराइव किया है कि उनकी पावर है डेलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करने की, और ये एक फिक्स, ताकि वो इसकी स्कोप और टेन्यूर को फिक्स कर सके डेलिमिटेशन कमीशन की, ये दिया गया है सेक्शन 3 के अंदर डेलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 में। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो आर्टिकल 82 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट एनेक्ट्स डेलिमिटेशन एक्ट, हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट एक डेलिमिटेशन एक्ट बना सकता है। वहीं अंडर आर्टिकल 170 ये कहता है कि जो स्टेट्स हैं उन्हें उनके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाएगा हर सेंसस के बाद, जैसे भी एज पर द डेलिमिटेशन एक्ट। अब जब ये एक बार फोर्स में आ जाता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक डेलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करती है। जो डेलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर आर्टिकल 82, जिसके अंदर पार्लियामेंट ही एनेक्ट करता है डेलिमिटेशन एक्ट को हर सेंसस के बाद। ये हमने पढ़ा है इस अंडर आर्टिकल 82 के अंदर। अब डेलिमिटेशन बेसिकली है क्या? देखिए, ये एक प्रोसेस है, जितनी भी बाउंड्रीज लोकसभा या स्टेट असेंबलीज की हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, उन्हें रीड्रॉ करने के लिए, ताकि जो वहाँ पर पॉपुलेशन चेंजेस हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव का जो चेंजेस है उसको टैकल किया जा सके और उस इशू को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। इनका जो डेलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, इनका मेन टास्क यही है कि जो बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रॉ किया जा सके जिस तरीके से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब वेरियस असेंबली और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो रीसेंट कंसेंसस आएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर रीड्रॉ किया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन रहते हैं? देखिए, डेलिमिटेशन कमीशन सबसे पहले तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये काम करता है विद कोलैबोरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। इसके अंदर रहते हैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं या किसी रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। वी विल लेट यू नो। हम आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो आपको बना कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो धन्यवाद, नमस्कार।